अब मैं वेव की तरफ जाने वाला हूं, ठीक है। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स एसएचएम करें तो हमें वेव मोशन दिखता है, ठीक है। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे कोई भी एक पार्टिकल अगर लिया जाए, किसी भी मिनट पे जो उसकी हाइट होगी वो होगी वाई, और वाई टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। तो वेव की जो इक्वेशन होती है वो होती है ए साइन ऑफ बेटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना। एक वेव की एक ट्रेवलिंग, अगर वेव राइट की तरफ जा रही है तो इक्वेशन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, अगर वेव लेफ्ट की तरफ जा रही है तो इक्वेशन के एक्स प्लस बचा ओमेगा टी है। अब आप इस बात को समझो, ये वेव की इक्वेशन है। तो वेव में और एसएचएम में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स एसएचएम करेंगे तो हमारा वेव मोशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप वेव की इक्वेशन देखें तो मतलब क्या है, अगर मैं एक्स को फिक्स कर दूं, मतलब मैं एक पार्टिकल पे बैठा हूं, तो अगर एक्स को कांस्टेंट कर दूं तो वाई जो है वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो वाई जो है वो हमारा ए साइन ओमेगा टी टाइप्स का फंक्शन बन रहा है। तो एक वेव की जो इक्वेशन है वो हमें किसी भी पोजीशन वाले पार्टिकल का वाई एज द फंक्शन ऑफ टाइम बताती है। कितनी स्ट्रॉन्ग इक्वेशन है। बहुत सारे पार्टिकल्स, ये वाला कोई पार्टिकल पकड़ लो, ये अपना एसएचएम कर रहा है, सभी अपना एसएचएम कर रहे हैं। तो डिफरेंट पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट एसएचएम्स। तो किसी एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल होगा उसका जो y एज द फंक्शन ऑफ टाइम है वो हमें वेव की इक्वेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। तो अब तक लो तुम्हें इक्वेशन दिखाई दी है, तो बस तुम्हें मोटी मोटी बात, जहां पे वेव्स तो बेटा मैं सच बताऊं बहुत आसान है। वेव्स के ऊपर तो आते ही रिजल्ट्स हैं, सिर्फ रिजल्ट्स ही भर भर के पूछे जाते हैं और आपसे ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाता। तो हमारे पास बेटा एक ट्रेवलिंग वेव है, अगर उसकी इक्वेशन ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखी है, अंदर अंदर अगर माइनस साइन है तो मतलब वेव राइट जा रही है, और अगर अंदर हमारा प्लस साइन है तो मतलब वेव जो है वो हमारी लेफ्ट जा रही है। इक्वेशन होगी ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है बेटा वो याद रखें, वो ओमेगा बाई के बराबर होती है, ठीक है जी। और यहाँ पे ओमेगा इज बेसिकली कॉल्ड एज 2 पाई बाय लैम्डा, है ना। ओमेगा इज बेसिकली नथिंग, दैट इज माई सॉरी के इज बेसिकली 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, तो क्रेस्ट का ट्रफ से जो डिस्टेंस है उसे बेटा हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो 2 पाई बाय लैम्डा मतलब एंगल अपॉन डिस्टेंस, तो रेडियन पर मीटर। तो जो k है वो हमारा 2 पाई बाय लैम्डा है, ठीक है, एंगुलर वेव नंबर। और ओमेगा इज बेसिकली 2 पाई बाय टी। पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं तो पार्टिकल्स का अपना एक टाइम पीरियड होगा। आई गेस ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे मेरे बच्चों। पार्टिकल्स का ऊपर जाके नीचे गिरने का एक टाइम पीरियड होगा, तो ओमेगा जो होगा वो 2 पाई बाय टी के बराबर होगा, है ना। दैट इज माई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज माई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई बाय टी, ठीक है जी, रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा बाय के की जो रेशो है, ओमेगा बाय के की जो रेशो है वो मेरी वेव की वेलोसिटी है, वो वेव की वेलोसिटी है। पार्टिकल की वेलोसिटी वेरिएबल है, वो डिफरेंट एसएचएम कर रहे हैं, ठीक है जी। और अगर आप ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो 2 पाई बाय लैम्डा, के की वैल्यू पुट ओमेगा की 2 पाई बाय टी, लैम्डा की के की पुट कर दो 2 पाई बाय लैम्डा, तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला भी याद रखें, दैट इज लैम्डा बाय टी, है ना। दैट इज व्हेन सर लैम्डा बाय टी, है ना। लैम्डा को टी से अगर डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें बेसिकली क्या मिल जाएगा, you guys will get your wave velocity, ठीक है जी। तो छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में रखना। चलो अच्छा, एक और बात आपको बताता हूं, अगर हमारा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैम्डा हमारा वेलोसिटी जो है वो हमारा बेसिकली किसके बराबर है, वो हमारा ऐसे सोच लो 1 बाई टी जो है वो हमारा लैम्डा बाई वी के बराबर है ना। ऐसे ही है क्या, वी बाई लैम्डा के बराबर है ना। अगर मैं इसके नीचे ले आऊं तो 1 बाई टी जो है वो v बाई लैम्डा है, और 1 बाई टी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला बेटा अभी आवे स्टैंडिंग जिसमें यूज करूंगा, फ्रीक्वेंसी इज v बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला यहीं से निकलता है बेसिकली। चलो आगे बढ़ते हैं यार। अब सिंपल सी सवाल आते हैं, अगर आप मुझसे क्वेश्चन वाइज पूछो तो आपको बस ये इक्वेशन दे दी जाती है, 5 साइन ऑफ 2 पाई एक्स माइनस 10 पाई टी, तो ओमेगा बाई के करके वेव की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है जी। अब मुद्दे की बात आती है बेटा, अगर ये सारे रिजल्ट्स याद रखो, बहुत काम आते हैं। अगर हमारे पास बेटा एक रस्सी है, इस रस्सी में अगर टेंशन टी है तो वेव की होती है अंडर रूट टी बाई म्यू, वेयर म्यू इज माई मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। तो यार मेरे पास अगर कोई रस्सी है, उसकी 1 मीटर की लेंथ का जो मास है जिसको हम म्यू बोलते हैं, वो हमारा लीनियर मास डेंसिटी है।
और वेलोसिटी उस स्ट्रिंग पे जो होगी, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे जो वेव की वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है बेटा अंडर रूट टी बाय म्यू। ठीक है, सबको पता ही है। और अगर मान लो एक रस्सी हमने ऐसे वॉल से हैंग कर रखी है और हमने बॉटम पे एक पल्स दी है, मतलब बॉटम पे मैंने एक पल्स दी है टी इक्वल टू 0 पे, कितने टाइम में ये पल्स हमारी ऊपर पहुंचेगी, उसका फॉर्मूला बेटा ये याद रखें। ये वही है बेटा हमारा, यहाँ पे टेंशन वेरिएबल होगी तो इंटीग्रेट करके आंसर निकल के आता है। तो फाइनली अगर आप निकालेंगे तो 2 रूट एल बाई जी आपका आंसर आ जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट बात आपको यहां बताना चाहता हूं, इसमें जब आप वेव की वेलोसिटी निकालते हैं ना मेरे बच्चों, तो उसकी जो एक्सेलरेशन आती है वो हमारी जी बाई 2 आती है। तो एक्सेलरेशन हमारी बेसिकली कांस्टेंट आ जाती है, एक्सेलरेशन हमारी वेलेसर क्या आ जाती है, कांस्टेंट आ जाती है। ठीक है, कोई अगर बच्चा चाहता है तो एक सेकंड में मैं प्रूव भी कर देता हूं। देखो होता क्या है, ये हमारी बेटा एक वेव है ना, ये एक हमारी रस्सी है ना, आप इसे ऐसे समझिए, ये हमारी एक रस्सी है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अब जरा नोटिस करना है मेरे बच्चों, अगर मैं बॉटम से x डिस्टेंस पे, मान लो मैंने एक पल्स को पहले छेड़ा भेजा तो ये t इक्वल टू 0 पे थी। अब वही पल्स जब यहां पे पहुंच गई, वही पल्स जब यहां पे पहुंच गई, किसी टाइम t पे जब ये पल्स यहां पहुंच गई, इस पल्स की अगर मेरे बच्चों वेलोसिटी v है, ठीक है, तो कैसे मैं इस वेलोसिटी को निकालूंगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट टी बाय म्यू, अंडर रूट टी बाय म्यू। अब टेंशन किसके बराबर है, जरा ध्यान से सुनना यार, यहां पे x लेंथ है, तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं इतने हिस्से का जो टेंशन होगा, यहां पे जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, जो टेंशन होगा वो इतने हिस्से का वेट ही तो संभाल रहा होगा। तो टेंशन जो होगा वो होगा m इंटू जी, और m को म्यू एक्स लिख सकते हैं, m को म्यू एक्स लिख सकते हैं ना। इस पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी एम जी के बराबर। और m किसके बराबर होगा, हमारा इतने हिस्से का जो वेट है वो किसके बराबर है, वो म्यू एक्स है। म्यू है मास ऑन यूनिट लेंथ, एक्स लेंथ पे जो मास होगा वो होगा म्यू एक्स। तो बस बेटा वही वैल्यू आपको यहां पे रखनी है। अब आप देखो मेरे भाई, ये हमारा आ गया म्यू एक्स इंटू जी। तो अगर है ना म्यू एक्स जी बाय बच्चों म्यू, तो ये इसके साथ कट गया। तो अब आप देखो बेटा वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है अंडर रूट जी इंटू एक्स रेज टू पावर हाफ। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो रूट जी हमारा ऐसे आ जाएगा, एक्स की पावर हाफ की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ, और यहां पे आ जाएगा डीवी बाई डी एक्स। अब यार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो v डीवी बाई डी एक्स जो होता है ये हमारी एक्सेलरेशन होती है। ये अगर आप मल्टीप्लाई करो रूट जी आपका आ जाएगा g इंटू 1/2, तो एक्सेलरेशन हमारी g बाई 2 आ जाएगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी हमारी g बाई 2 निकल आएगी। समझ गए। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो टाइम कितना लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी L है इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से t की वैल्यू आ जाएगी आपकी, आप निकाल सकते हो, अंडर रूट करोगे तो 2 रूट एल बाई, ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। एक्सेलरेशन जी बाई 2 है, बड़ी ही कायदे की बातें हैं। किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है फॉर्मूला याद रखना है, हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब इंटेंसिटी, सॉरी इंटेंसिटी जो होती है वो ये होती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है, आपको अगर पता हो, इंटेंसिटी सिंपली मींस दैट एनर्जी पासिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया। पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो हमारी एनर्जी पास हो रही है वो हमारा बेसिकली इज कॉल्ड एज माई इंटेंसिटी। ठीक है, तो इट इज बेसिकली हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। दूसरी बात, ये बात बेटा याद रखें, जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं तो उनमें हम बेसिकली जो प्रेशर है वो बेसिकली हमारा चेंज होता है। तो P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू साइन ऑफ, बस वो हमारी प्रेशर वेव्स होती हैं। ठीक है, और जैसे हमारा ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड चेंज होते हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में स्पेस में प्रेशर चेंज होता है ना। तो P नॉट इज माई प्रेशर एम्पलीट्यूड, और इसकी वैल्यू याद रखनी है। ये इतना वैसे आता नहीं है मेंस में, बट स्टिल याद रखो, थोड़ा एडवांस के साथ भी हेल्प हो जाती है। इसकी वैल्यू होती है BA के बराबर। फिर B इज माई बल्क मॉडुलस, A इज माई लीनियर एम्पलीट्यूड। तो मतलब ये ऐसे समझ के देखिए मेरे बच्चों, अगर कोई मॉलिक्यूल हमारा ऐसे हॉरिजॉन्टल है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में आप हॉरिजॉन्टल वेव की डायरेक्शन में आपकी ऑसिलेशंस होती हैं, तो आपका ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है अगर वो A है, तो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशंस की वजह से वहां पे प्रेशर चेंज होता है। तो जो प्रेशर का एम्पलीट्यूड है वो हमारा P नॉट है ना। P नॉट इज माई प्रेशर एम्पलीट्यूड, इसकी वैल्यू BA के होती है। तो A हमारा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, K हमारा 2 पाई बाय लैम्डा, B हमारा बल्क मॉडुलस। ठीक है, B इज माई बल्क मॉडुलस। तो ये रिजल्ट बस याद रख लो। और बाकी यार लॉन्गिट्यूडिनल वेव में इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही है, हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है। तो अगर आप इसे प्रेशर एम्पलीट्यूड P नॉट की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कुछ ये रिजल्ट्स हैं, P नॉट स्क्वायर बाय 2 रो वी एंड P नॉट स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट बी रो, है ना। देख लो जिसको जो ठीक लगे, इतना आता नहीं है बट स्टिल पता हो तो अच्छी बात है बस, है ना।
हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सवाल मिलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारे सामने अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ना भाई, ये असली चीज है कि साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो होती है अंडर रूट गामा आर टी बाई एम नॉट, वेयर गामा आप जानते हैं एम नॉट इज माई मॉलिक्यूलर मास, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज बेसिकली रूट गामा आर टी बाई एम नॉट, ठीक है ना। अब कई बार मिक्सचर के अंदर साउंड की वेलोसिटी पूछी जाती है, तो गामा ऑफ मिक्सचर निकालना आना चाहिए, एम नॉट इज माई मॉलिक्यूलर मास, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और मिक्सचर के अंदर लिख दिया मैंने गामा इक्विवेलेंट आर टी अपॉन इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन n1 प्लस n2 है। गामा इक्विवेलेंट ऐसे नहीं निकलता, गामा इक्विवेलेंट Cp इक्विवेलेंट बाय Cv इक्विवेलेंट होता है, ठीक है जी। लाउडनेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं 10 log 10 बेस पे I बाय I नॉट, ये भी एक रिजल्ट याद रखिएगा। कई बार साउंड की लाउडनेस पूछी जाती है, आपको इंटेंसिटी गिवन होती है, I नॉट इज मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी, तो मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी अगर मान लो हमारी इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -12 है ना, तो अगर मान लो हमारी इंटेंसिटी 10 की पावर -6 गिवन है, तो 10 की पावर -6 अपॉन 10 की पावर -12 ये आ जाएगा 10 की पावर 6, तो वैल्यू उसकी आ जाएगी 6, तो बार 10 है, तो हमारी लाउडनेस आएगी 60 डेसिबल। तो कई बार लाउडनेस हमें कैलकुलेट करनी होती है साउंड की इन डेसिबल, अगर आपको इंटेंसिटी गिवन है, ठीक है जी। तो ये सारी बेटा हमारी छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको अपने जहन और दिमाग में रखनी है। अब बेटा हमारी आगे बात आती है स्टैंडिंग वेव्स की, ध्यान से सुनना। देखो यार स्टैंडिंग वेव्स हमारी बेटा ये सिर्फ बेटा पूरा चैप्टर फॉर्मूलों के एक्सपोजर के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं तो आप बड़े आराम से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, बस ये एक्सपोजर रख लो, ठीक है। तो इनके अंदर कुछ ऐसा नहीं आता यार ये देख के भैया हालत ही खराब होगी, भैया ये कहाँ से निकला, बट हाँ एक्सपोजर होगा तो आप अपनी बेसिक लेवल ऑफ प्रॉब्लम को संभाल लोगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास बेटा एक स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड फिक्स हैं, एक स्ट्रिंग है जिसके विनेसर क्या है, दोनों एंड विनेसर हमारे अगर फिक्स हो, ठीक है, तो इसके अंदर बेटा जो हमारी स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, ठीक है, वो सिमिलर है हमारी किसकी, ओपन पाइप के, ठीक है, तो वो हमारी ओपन पाइप के बिल्कुल सिमिलर होती हैं। तो स्ट्रिंग फिक्स विद बोथ एंड एंड ओपन पाइप दे हैव सेम फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशंस। इसका फॉर्मूला होता है nv/12, और n यहाँ पे जो मेरे बच्चों होता है ये होता है हमारा सारी वैल्यूज 1 2 3 4 5। तो सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपकी v/12, सबसे फंडामेंटल आपको मिलेगी v/12, फिर आपको मिलेगी मेरे बच्चों 2v/12, फिर आपको मिलेगी मेरे बच्चों 3v/12, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको ये सारी बातें जो है ये बेसिकली आपको पता होनी चाहिए कि पहली हमारी अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 की बात करूं तो वो हमारी v/12 है, n की वैल्यू अगर 1 पुट करो, फिर उसके बाद तुम्हें 2f0 मिलेगा, तो मतलब तुम्हें सारी फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, f0 2f0 3f0 4f0। तो ये बात याद रखना, जो सबसे ज्यादा है ना सवाल आते हैं इसी के ऊपर मिलते हैं, 2f0 को सेकंड हार्मोनिक, 3f0 को थर्ड हार्मोनिक, 2f0 को फर्स्ट ओवरटोन, 3f0 को सेकंड ओवरटोन, तो ये सारे सवाल आपको पेपर के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन वहीं पर बच्चों अगर हमारी पाइप का एक एंड फ्री हो, है ना, स्ट्रिंग का एक एंड फ्री हो और पाइप का एक एंड क्लोज हो, पाइप का एक एंड क्लोज हो जाए, है ना, वन एंड पाइप का क्लोज हो जाए, वन एंड पाइप का क्लोज हो जाए, और स्ट्रिंग का अगर एक एंड फ्री हो, तो उस केस में हमारा जो फ्रीक्वेंसीज बनती हैं वो बनती है nv/4l, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, बस इसके अंदर आपको घुसना नहीं है, रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। nv/4l जिसमें n जो है मेरे बच्चों वो हमारा ऑड होगा 1 3 5 7, तो इसमें हमारे ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, इवन वाले जो हार्मोनिक्स होते हैं वो हमारे मेरे बच्चों एब्सेंट होते हैं, ठीक है जी। तो आप पहला लिखेंगे f0 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं कितनी आएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी, v/4l। तो अगला क्या आएगा हमारा, आप देख रहे हैं मेरे बच्चों, पहला f0, फिर अगला 3f0, फिर इसमें 5f0। तो आपको मिलेगा पहला फंडामेंटल हार्मोनिक, उसके बाद थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन का मतलब होता है अगला क्या, ठीक है, फिफ्थ हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन। तो बेसिकली इस फॉर्मेट में आपकी बातें चलती हैं, याद रखना है बस बेटा, और इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं। रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट एडवांस में ज्यादा आता है, बट स्टिल अगर एक बेसिक सा फॉर्मूला अगर आप याद रख लो तो बड़ी अच्छी बात है। देखो यार रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट आपका यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड। तो आप करते क्या हो, आप एक पाइप लेते हो, पाइप के अंदर आप वाटर लेते हो, और यहाँ पे एक नोजल लगी होती है, और फाइनली आप उस नोजल को ओपन कर देते हो, ठीक है। तो फाइनली मेरे बच्चों क्या करते हैं हम लोग, हम उस नोजल को ओपन कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, ठीक है, हम उस नोजल को ओपन कर देते हैं। तो जब हम उस नोजल को ओपन कर देंगे वाटर का लेवल कम होगा, और हम यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क
को वाइब्रेट करवाते हैं, है ना, ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करवाते हैं और हमें उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पता होती है। तो जब वो ऑसिलेट कर रहा होता है और वाटर लेवल हमारा नीचे आ रहा होता है, तो सबसे पहली बार मेरे बच्चों, जब हमारी अंदर एक स्टैंडिंग वेव बनेगी, ध्यान से सुनना, जब पहली बार हमारी एक स्टैंडिंग वेव बनेगी, अब ये एक तरह से बन गया हमारा क्लोज्ड एंड, ये हो गया ओपन एंड, ये हो गया क्लोज्ड एंड, तो ये बन गई क्लोज्ड पाइप जिसका एक एंड हमारा क्लोज होता है। तो सबसे पहले जब हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहां पे बनेगी, है ना, तो स्टैंडिंग वेव की, और वो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से जब मैच होगी तो हमें एक लाउडनेस सुनाई देती है। तो सबसे पहली लाउडनेस, है ना, जो आपको मिलती है वो आपको मिलती है L1 लेंथ पे। अब ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क जब आप प्लग करते हो बच्चों, तो उसकी एक कांस्टेंट आवाज आती है स्टैग्नेंट शा करके, लेकिन जैसे ही बेटा वहां पे ये एक स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर जाती है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू V/4L, है ना, V/4L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हमारी यही होती है V/4L, और E में बेसिकली ये एंड करेक्शन होती है छोटी सी, तो जो मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ले रहा हूँ, है ना, तो इसको हम अभी एलिमिनेट कर देंगे। तो जब पहली बार हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो हमें लाउडनेस सुनाई देती है, और जैसे वाटर लेवल निकल जाता है उसके बाद फिर वॉइस का जो लाउडनेस था वो नॉर्मल हो जाता है, फिर वो नीचे होता रहता है, नॉर्मल है, शा एकदम से फिर ऊंची आती है जब हमारा अगला हार्मोनिक जो हमें मिलता है स्टैंडिंग वेव का L2 लेंथ पे, वो फिर मैच हो जाता है ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो दोबारा फिर बेटा हमारा FT जो है वो मैच करेगा थर्ड हार्मोनिक से, और थर्ड हार्मोनिक क्लोज्ड पाइप में होता है 3V/4L, 3V/4L, यानी कि L इज L2 प्लस E, है ना, E इज जस्ट लाइक एंड करेक्शन, ये अभी हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। अब यहां से मेरे बच्चों अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, आप अगर देखें तो ये L2 प्लस E की वैल्यू जो आ रही है, L2 प्लस E की वैल्यू जो आ रही है, L2 प्लस E की वैल्यू आ रही है 3V/4FT, 3V/4FT, और L1 प्लस E की वैल्यू आ रही है V/4FT, L1 प्लस E की वैल्यू आ रही है V/4FT। तो अगर आप थोड़ा सा भी बेटा और कुछ ना करें, इन्हें अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखो ये कट जाएगा, तो यहां से थोड़ा बहुत रीअरेंज कर लेना, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो निकल के आती है वो इस फॉर्मूले के बराबर आ जाती है ना, 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इनटू L2 माइनस L1। तो बेसिकली क्या करते हो आप, पाइप में ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जानते हो, और पाइप में जब आपको लाउडनेस सुनाई दी वो L1 L2 यहाँ पे स्केल लगा होता है, आपने मेजर कर लिए, साउंड की वैल्यू मिल जाती है। सीधा सवाल आता है बेटा, मैं अगर आपको बताऊं जेईई मेंस में तो ऐसा आता है L1 इतना है, L2 इतना है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इतनी है। तो यार अब क्या है कि यार वो नहीं है कि जब आपको बहुत ज्यादा घुसना है अंदर कंसेप्ट में, बस आपको रिजल्ट्स अगर आप याद रख लें तो बहुत ज्यादा आपका पेपर के अंदर फायदा हो जाता है, ठीक है। अब बीट्स को जरा ध्यान से सुनना, बीट्स तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं सीधा। एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी अगर F1 है, दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी अगर F2 है, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो F2 माइनस F1 का मॉड होती है, मतलब डिफरेंस का मॉड। जरा ध्यान से सुनना, अब मैं जो आपको बता रहा हूं, अगर मेरे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, ठीक है, ध्यान से सुनना, 200 हर्ट्ज है। अगर मैं मान लो एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लूं जिसकी फ्रीक्वेंसी 196 हर्ट्ज है, तो मैं अगर आपसे पूछूं बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आपका इमीडिएट आंसर निकल के आएगा, सर बीट फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो आएगी हमारी 4 हर्ट्ज, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 4 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बेसिकली इन दोनों का आपस में डिफरेंस, F2 माइनस F1। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे 4 बीट्स पर सेकंड सुनाई देंगी। जब आप ट्यूनिंग फॉर्क को सिंगल प्लग करते हो बच्चों, तो तुम्हें एक कांस्टेंट आवाज सुनाई देती है, कांस्टेंट स्टैग्नेंट है। लेकिन जब तुम 2 ट्यूनिंग फॉर्क जिनकी फ्रीक्वेंसी नियरली आसपास है, F1 F2, इकट्ठे प्लग करते हो तो तुम्हें धमक सुनाई देगी, शा पॉज, शा पॉज, शा पॉज, शा पॉज। जैसे दिल कैसे धड़कता है, धक धक, तो धक धक में गैप है, धा ऐसे नहीं चल रहा, धक 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 धक, ये बीट है कि सारे काम आप म्यूजिकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअली क्या होगा, आपको 1 सेकंड में 4 धड़कनें सुनाई देंगी, है ना, धक 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 धक, तो 1 सेकंड में 4 बार हमें धक धक सुनाई देगा, ये बीट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो बस पता होना चाहिए आपको। तो अब होता क्या है ना, आप बीट फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो आता है इससे बेटर आता है,
क्वेश्चन ये आता है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क की 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क अननोन है, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क अननोन है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये अननोन है, इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे ढूंढनी है। तो जब इसके साथ मैंने बीट सुनी, मुझे 4 बीट सुनाई देगी, मुझे 4 बीट सुनाई देगी। तो अगर 4 बीट मुझे सुनाई दे गई मेरे बच्चों, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी या तो 4 कम होगी या तो 4 ज्यादा होगी। ये बात समझ गए मेरे बच्चों? या वो 196 हर्ट्ज होगा या वो 204 हर्ट्ज होगा, या 4 कम होगी या 4 ज्यादा होगी। ऐसे ही होगा मेरे टमाटरों, ऐसे ही होगा ना? बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल विनय सर, ऐसे ही होगा। तो बात बस अब इतनी हमें और खींचनी है, या 4 कम है या 4 ज्यादा है। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर है, उसके लिए वो एक एक्सपेरिमेंट करता है। या वो उस ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल करेगा या फिर उस ट्यूनिंग फॉर्क को बेटा वो वैक्स करेगा। इट इज ईदर वैक्स द ट्यूनिंग फॉर्क और ही विल फाइल द ट्यूनिंग फॉर्क। तो मेरे भाई, अगर मैं उस ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल करता हूं, अननोन ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल करता हूं, फाइल का मतलब अगर उसे छीलता हूं, तो बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी, उसको मैंने हल्का कर दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो अगर मैंने उसको फाइल किया और फाइल करने पे मान लो मुझे 6 बीट सुनाई दे रही हैं, फॉर एग्जांपल मैंने फाइल किया और फाइल करने पे, और अगर वैक्स लगाई होती तो वैक्स से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती, वैक्स से भारी हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी डिप हो जाएगी। तो अगर किसी अननोन ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने मेरे बच्चों लेट से फाइल किया, और ऐसे मैं तुम्हें बोल देता हूं ऑन फाइलिंग, लिख देता हूं ऑन फाइलिंग 6 बीट्स आर प्रोड्यूस्ड, 6 बीट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो मेरे बच्चों बताओ कौन सा आंसर होगा? अब देखो, फाइलिंग का मतलब हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो मैंने मान लो अगर फाइल किया होता तो ये 196 से हो जाता 197। अगर फाइल किया होता तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती तो मुझे बीट्स कितनी सुनाई देती? मुझे सुनाई देती 3 बीट्स। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पे बीट कम हो जाती, मतलब ये वाला तो आंसर नहीं है। अगर फाइल करके बीट हमारी मान लो 6 की जगह 3 बीट होती तो फिर मेरा आंसर हो सकता था। अगर बीट कम हो रही है तो फिर वो आंसर ठीक होता, और अगर बीट बढ़ गई, कॉमन सेंस से करना है बस, तो बड़ी सीधी सी बात है, 204 को फाइल किया होगा, फाइल करके ये बन गया होगा 206, फाइल करके ये बन गया होगा 206, डिफरेंस हमारा 6 हो गया होगा। तो यहां पे 6 बिट्स आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैं बस आपको ये कह रहा हूं, इसमें रट्टे नहीं मारने, कॉमन सेंस से करना है। आपका आंसर जो होगा वो होगा विनय सर कितना? 204 हर्ट्ज। वैक्स लगाई होती और 6 बीट आए होते, ये आप सोचना, वैक्स लगाते और 6 बीट आए होते, तो वैक्स लगाने से इसकी होती 202, तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती। वैक्स लगाने से इसका होता 194, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती। तो अगर वैक्स लगाने से 6 बीट आते तो आंसर हमारा 196 हर्ट्ज होता। ऐसे सवाल आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मेरे बच्चों कॉमन सेंस रखनी है बच्चों।